हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पढ़ा रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के कुछ एक वीडियो हमने पढ़ा चुका हूँ। इसमें हड़प्पा सभ्यता की भूमिका बताया और उसके कालक्रम के बारे में बात किए थे, उसके विस्तार के बारे में बात किए थे। बट हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और नगर थे उनके बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूं कि आप हमारे पुराने वीडियो जो इससे पहले हमने स्टोन एज का पढ़ाया था, तो स्टोन एज में आप पूरा देख लिए होंगे। उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, आपका गलत नहीं हो रहा होगा या आप छोड़ते नहीं होंगे। ज़रूर वहाँ से आपके बहुत हेल्प मिल रहा होगा। किताबें पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। और ये मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है, इंडस सिविलाइजेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने जो बात किया था वो भी देख लिए होंगे। वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरह से परिपक्व हुई, किस तरह से एक बड़े विस्तार हुआ उनका। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। आज उसी सीरीज को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ये सेकंड वीडियो में बात करेंगे, दूसरे पार्ट में बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में कि इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से स्थल है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और इसके सांस्कृतिक, प्रशासनिक कैसी थी, किस तरह की थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का हमने बात किया था, आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। यहाँ की लिपियाँ पढ़ी नहीं गई हैं। लिपि तो प्राप्त हुई हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बट पढ़ी नहीं गई है। पढ़ी न जाने के कारण से यहाँ से बहुत एग्जैक्ट मात्रा में नहीं पता चलता है कि यहाँ का समाज कैसा होगा यहाँ के। लेकिन हाँ, जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, पुरातत्व से प्राप्त हुए हैं अवशेष या उपकरण प्राप्त हुए हैं, उस उपकरण के जरिए से हमें पता चलता है या हमारे जो इतिहासकार विद्वानों द्वारा ये पता चलता है कि यहाँ का समाज इस तरह का होगा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं इस तरह की होगी, यहाँ का इस तरह का कल्चर होगा। तो उसी सब को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे। इनके जो इम्पोर्टेंट स्थल है उनके बारे में बात करेंगे। आप अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलते हैं। और अब आप ऐसा करिए यार दोस्तों, जो भी सो रहे हैं अब सोना बंद कर दो यार। अगर जो सोता है उसको एक समय ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आता है, वो किसी काम के नहीं रह जाता है यार। और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, वाकई में कह रहा हूँ, ये रियलिटी कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसे सिचुएशन आया था और आता भी है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि यार इंसान कभी कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आती है लोगों के पास। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण से वो अपनी पढ़ाई ब्रेक कर लिए होंगे। हम इसीलिए हम लोगों के साथ ऐसे हुआ था। यदि हम लोगों की अगर अच्छी कंडीशन होती, शायद बहुत पहले हम लोग आईएएस अफसर बन गए होते और एक अच्छा गाइडेंस मिला होता। हमने खुद से पढ़ाई किया, खुद से सारी चीज़ें सीखे, स्ट्रगल किया ज़िंदगी में। तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं कि जो बिगिनर हैं, जो स्टार्टर हैं, जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सही गाइडेंस नहीं है, यदि हम यूट्यूब पर सही सच्चाई बता रहे हैं, सही चीज़ दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उनको पहुंचाइए बच्चों को जिनका एक ड्रीम्स है आईएएस अफसर बनने का या पीसीएस अफसर बनने का। ठीक है, तो इकोनॉमिकल अगर प्रॉब्लम है तो आप संपर्क करिए, हमारी टीम पूरी मदद करेगी आप लोगों को। एजुकेशन में तो फ्री हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, यूट्यूब पर अपने प्लेटफॉर्म पर भी फ्री पढ़ा सकते हैं। बट पहले तो आप लोग, तो आपका एक जब तक नहीं होगा कि एक कदम, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप आइए, हम लोगों पूरी टीम है, हमारे मिथुन सर या हमारी और टीम के स्वाति मैम है और कोई जो पढ़ा रहे हैं हमारे टीचर, उन सब के सब आप लोगों की हेल्प करेंगे। हम लोग इसीलिए आए हैं जिससे कि कोई भी, और हिंदी मीडियम के रिजल्ट जो डाउन हो रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस को या यूपीएससी की बात हो, और सही जानकारी है जो हर डायमेंशन क्लियर हो यार, तो किसी भी भाषा में आप अच्छे मार्क्स से टॉप कर सकते हो। आर यू गेटिंग? तो आप लोगों की आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और पढ़ाई ऐसा करिए कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है यार। ये छोटी सी जॉब क्या बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहोगे ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। रहीमदास एक छोटी सी बात किए हैं, एक कहावत किए थे, रहीमन मन ही लगाई के देख ले हो किन कोई, नर को बस में करबो कहा, नारायण बस में हो। यदि आप चाहते हैं तो लगन से, पूरे मन से 100% आप किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं और उस तरह से काम करते हैं, तो ये नर क्या है? इस नर की क्या बात कर रहे हैं दोस्त? ये जो आम आदमी क्या है,
आप ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे। तो आप लगन से 100% अपना दीजिए, 100% आप अपना श्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे किसी भी चीज। कोई ऐसा नहीं है कि आप IAS अफसर ही बनो, किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, मेहनत से करिए, 100% आप सफल होंगे, कोई भी आपका जॉब हो। ठीक है, हमारी कोशिश है यहाँ पे हम GS आपको एक्सपर्ट बनाना, GS के बारे में सही जानकारी देना। GS जो जनरल साइंस है, ये दुनिया जानकारी कैसे प्राप्त हुई, किस तरह से हम लोग क्यों हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, सब्जेक्ट एक ही है, बट ये है कि उसको पढ़ाने का तरीका अलग है लोगों का। हर एक मानव की जिंदगी में, कोई भी मानव है, या आप हो या हम हैं, कोई भी हो, सबके हर एक डायमेंशन में कोई नहीं कोई प्रॉब्लम तो होती रहती है ना दोस्त। चाहे आप आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, समाज में आपको ऊंच नीच का प्रॉब्लम है, वहां पे आपको देखने को मिलता है, बहिष्कृत देखने को मिलता है। आपके ही समाज की बात कर रहा हूँ, हम कहीं दुनिया के समाज नहीं। आपका भौगोलिक क्षेत्र पर आपका घर कितना दूर है, कितने क्षेत्र में है, वो तो वही आपका भूगोल है। हम तो वही सब बात कर रहा हूँ। एक ही व्यक्ति के हर डायमेंशन है। ये तो पढ़ाने का तरीका, यहाँ के जो गवर्नमेंट का एक शिक्षा प्रणाली है, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाता है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, और सब एक ही इन प्राणियों के बारे में बात करते हैं। जो हमारा खुद का एक ब्रिलियंट बुद्धिजीवी मानव है, जो सबसे हर जानवरों में सबसे बुद्धिजीवी जानवर माना जाता है, मनुष्य। हम उसमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे किस तरह से डेवलप हुआ मनुष्य का। हमने इतिहास के थोड़ी सी सिनेरियो बताएं कि किस तरह से इतिहास में मानव का उत्पत्ति हुई, मानव का इतिहास बना, मानव का समाज बना, किस तरह के। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंडस सिविलाइजेशन के हम महत्वपूर्ण स्थल पे आ रहे हैं, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अपने टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि मोहनजोदाड़ो की खोज, इनके स्थल कहाँ प्राप्त हुए और आधुनिक समय में कहाँ है। ठीक है, इसके उत्खनन करता कौन है, किस वर्ष प्राप्त हुए, यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या प्राप्त हुए कि इन सिविलाइजेशन, कोई एक सिविलाइजेशन है, उसके हर एक एस्पेक्ट होते हैं, चाहे उसके सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वहाँ के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, मनोरंजन, वहाँ के वस्त्र पोशाक पहनने की हर एक चीज है। आज के समाज जो आधुनिक मानव है, या कहीं भी आप रह रहे हैं, अपने गाँव की स्थिति देखिए या अपने घर की स्थिति देखिए, आपके घर में क्या है कि आपके घर में रहने वाले व्यक्ति किस तरह से रह रहे हैं, उसी सब की जानकारी हमें हासिल करना रहता है। वही हमारा इतिहास। हम हर एक वंश के बारे में देखें या हर एक समाज सिविलाइजेशन के बारे में देखें, कुछ भी, तो हम हर एक डायमेंशन को बात करेंगे। हर सारे डायमेंशन आपको क्लियर है तो ये मान के चलिए, अगर आप UPSC या किसी PCS, UPPCS या BPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर यहाँ से प्रीलिम्स से या मेंस से क्वेश्चन आते हैं, आप 100% टैकल करेंगे, सॉल्व करके आएंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्त। तो अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम बात करेंगे 1922 में मोहनजोदाड़ो ये लरकाना जिला है, पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से मोहनजोदाड़ो की साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से पहले हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन के, हमने बताया इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले प्राप्त हुई स्थल था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसके बाद इंडस नदी के किनारे, उसके सहायक नदियों के किनारे आसपास बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती जो है ये इंडस सिविलाइजेशन के सहायक नदियों, यहाँ के आसपास, घग्गर के आसपास नदियों के किनारे बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए, इसलिए सरस्वती सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता, तांबा और टीन का यूज किया गया था ज्यादा मात्रा में, जो ये ठोस एक प्रकार का धातु है, कांसा, ब्रॉन्ज, उसका यूज किया गया था उपकरण बनाने में, जिससे उस उपकरण का यूज करके वहाँ का समाज, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, काफी फली फूली। आर यू गेटिंग? तो इस चीज को आप समझिए, हर एक इस तरह के डायमेंशन क्लियर करते हुए चलते हैं तो आप हिस्ट्री से मान के चलिए, फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं फैक्चुअल के ही अकॉर्डिंग। अगर हम फैक्ट पता है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, या एग्जैक्ट फैक्ट पता है तो और अच्छा है, वहाँ का समाज जानना हो, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जानना। आर यू गेटिंग? तो यहाँ की जो नगर प्रणाली थी दुर्गीकृत थी, यहाँ पे ऊंचे नगर थे, ऊपर नगर थे, दुर्गीकृत थे,
और निचला नगर था, जो एक आम मानव के आवास होते थे। जो उचला नगर होते थे, उस नगर में मानो वो ऐसे व्यक्ति रहते थे जो शासक वर्ग थे, पुजारी वर्ग थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, दुर्गीकृत होते थे। और मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे यहाँ की जो अन्नागार था, स्नानागार, आज के समय में आप देखते हैं आपके घर में आप देखेंगे कि क्या क्या है, रसोई घर है, यहाँ पे भी रसोई घर प्राप्त हुई, यहाँ पे भी स्नानागार प्राप्त हुआ, वो आपके घर में भी स्नानागार रहता है, बाथरूम रहता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करिए मॉडर्न से और इंडस सिविलाइजेशन के, काफ़ी सुसज्जित व्यवस्था थी, यहाँ में सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, काफ़ी खूबसूरत व्यवस्था थी। यहाँ पे उपयोगिता के अनुसार यहाँ के मकान बने हुए थे, यहाँ का समाज डेवलप हुआ था। अलंकृत पे थोड़ी से कम ध्यान दिया गया, बट यहाँ की उपयोगिता कि मानव को नालियाँ की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें किस तरह सुव्यवस्थित हो कि संकोल पे काटे, यदि मानव को नालियों के जरिए पानी लेके जाना है, पानी गंदे पानी या वर्षा के पानी किस तरह से बाहर रखना है, स्वच्छता हेल्थ की वहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया गया था, क्लीनिटी सैनिटेशन का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, इन सब पर यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के अन्नागार काफ़ी बड़े बड़े होते थे, क्योंकि जो शासक वर्ग होते थे वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में अन्न लेते होंगे और उस अन्न को अन्नागार में रखने की व्यवस्था होगी। आगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ के स्नानागार बड़े बड़े होते थे, हर एक घर में पीने के लिए पानी के लिए कुएं होते थे, और यहाँ पे स्नान करने के लिए स्नानागार होते थे, बड़े होते। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं, रसोइयाँ घर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 2 मंजिला इमारतें प्राप्त हुई हैं। इमारतें निचला और ऊपर जाने के लिए सीढ़ीदार होते थे। जो 2 मंजिला या 3 मंजिले के मकान होते थे काफ़ी मजबूत होते थे। कच्ची ईंटों का यूज होता था, पक्की ईंटों का भी यूज किया गया। ठीक है, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें आप समझ गए तो हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या किस स्थान पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, उस साक्ष्य के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे उसके समाज को, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था है। हम जब बात करेंगे पूरे अच्छे से बात करेंगे। आज हम यहाँ से देखते हुए आपको थोड़ी सी एक सिनेरियो, एक झलक देखते हुए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक देखते हुए यहाँ पे चलेंगे। और बेटे तो हम सारी बातें किए, जो यहाँ के महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब हम नगर व्यवस्थाओं में। ठीक है, नालियाँ काफ़ी अच्छी थी, यहाँ की नालियाँ प्रणाली, नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, बीच बीच में साफ करने के लिए गोल का टाइप बनाया रहता था। ठीक है, उसको कवर टाइप का रहता था गोल का, जैसे आज के समय में है नालियाँ। ठीक है, पक्की ईंटों के बनाई जाती थी। वर्षा का पानी या यहाँ पे और जो कूड़ा करकट के अलग से स्थान होते थे। सड़कें इस तरह बनाई जाती थी कि थोड़ा सा ढलान टाइप का होता था, ग्रेडियंट टाइप का होता था कि पानी अगर यदि वर्षा का पानी या जल का कोई बहाव पानी, बाढ़ के पानी आए तो सड़क से नालियों में जाए और नालियों से धीरे धीरे वो बहकर नदियों के किनारे ऐसे समुद्र में जाए। ठीक है, इन सब व्यवस्थाएं यहाँ पे थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और हम डायरेक्ट फैक्ट पे आते हैं और फैक्ट के साथ साथ हम समझाते हुए चलेंगे। हम बात करते हैं पहले मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो जो पड़ता है ये लरकाना जिले, पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। और ये जो नदी है सिंधु नदी के तट पे है। जितने भी इसके स्थल प्राप्त हुए, बड़े स्थल हो या छोटे स्थल हो, काफ़ी दूर दूर स्थानों पे है, बट सारे स्थल नदियों के किनारे थे। नदियों के किनारे इसलिए थे कि यहाँ नदियों के किनारे होने से तात्पर्य यह है कि जो सभ्यता थी या स्थल थे, वहाँ के लोग निवासियों को आसानी से पानी प्राप्त हो जाए। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए सारे स्थल लगभग नदियों के किनारे आसपास उसके कुछ दूरी पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसकी खोज 1922 में की गई थी। और इसकी जो खोज करता है, उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। मार्टिमल व्हीलर उस समय नेतृत्व करता थे, उनके नेतृत्व करते हुए ये राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है मैं बात करता हूँ। पुरोहितों का आवास, यहाँ पे जो दुर्गीकृत स्थान होते थे, जो उच्च वर्ग के स्थान होते थे,
शासकों के, उन्हीं के आसपास क्षेत्रों में पुरोहित पुजारियों का आवास प्राप्त हुआ है। ठीक है। विशाल स्नानागार हमने ऑलरेडी बात किया कि इनके काफ़ी लंबाई होती थी, चौड़ाई होती थी, गहराई होती थी, काफ़ी बड़े होते थे। ये स्नानागार हर एक क्षेत्र में, हर एक घर में ऐसा प्राप्त हुआ है कि उनके नहाने का स्नानागार, रसोइयाँ, इस तरह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये बड़े बड़े सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि पूरा समाज, जिस तरह से आज आप देखते हैं स्विमिंग पूल टाइप के बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी प्राप्त हुए होंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है, आगे हम चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। कांस्य महिला मूर्ति नृत्य। कांस्य की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो स्टैचू है वो कांस्य की बनी हुई है। कांस्य जो धातु होता है, कांस्य ब्रांज, उससे बनी हुई है और वो नृत्य के मुद्रा में है। नृत्य मतलब डांस की मुद्रा में प्राप्त हुआ है, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से। ओके। दाढ़ी वाले पुजारी, एक ऐसा व्यक्ति की एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एविडेंस प्राप्त हुआ है, उपकरण कह सकते हैं, जो कि दाढ़ी है और तिरपतिया साल ओढ़े हुआ है और बैठा हुआ है पुजारी की मुद्रा में। इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक श्रृंगी पशुओं के मुद्राएं और मुहरे प्राप्त हुई हैं, काफ़ी सारे मुद्रे। एक सिंग वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, उसके यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वाधिक मात्रा में मुहरे प्राप्त हुए। पशुपतिनाथ, जिस हिसाब से आप जान सकते हैं, पशुपतिनाथ ईश्वर जो शंकर भोलेनाथ, ऐसी मुद्राओं में पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है यहाँ से मोहनजोदाड़ो से। सीपी की बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है। सीप मतलब जो समुद्र में प्राप्त होते हैं, छोटे छोटे उपकरण होते हैं पत्थर के, उस तरह की पटरी प्राप्त हुई है, बनी हुई। और गीली मिट्टी पर कपड़ा प्राप्त हुआ है। गीली मिट्टी है जहाँ पे कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मानव कपड़े का उद्योग था, तो अपने वस्त्र के यूज करते थे काफ़ी बड़े मात्रा में। ठीक है। सूती कपड़ा और हाथी कपाल, इस हाथी के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, उसके कपाल के साक्ष्य प्राप्त हुए, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये है दूसरा स्थल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा। ये मोंटोगोमरी जिला है पाकिस्तान में, वहाँ से आपके हड़प्पा के साक्ष्य 1921 ईस्वी में प्राप्त हुआ है और ये रावी नदी के किनारे है। इसका उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, कई बार नदी को पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता किसने, और सबसे पहला स्थल यही प्राप्त हुआ था। हमने बात किया था किस तरह से स्थलों की खोज हुई, कैसे मोहनजोदाड़ो या इंडस सिविलाइजेशन की साक्ष्य प्राप्त हुए, किस सन में, जब वहाँ पे रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, उस दौरान उस स्थान पे जाते हुए जो लाहौर और कराची के बीच में बनाई जा रही थी, तो वहाँ के बीच में कुछ स्थल प्राप्त हुए थे, जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता भी नाम आता है। ठीक। कांस्य, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो मेन चीज़ें प्राप्त हुई है, जो साक्ष्य प्राप्त हुए, कांस्य गाड़ी मतलब ब्रांज की बनी हुई गाड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और शंख का बैल, शंख का बैल मतलब होता है शंख के द्वारा बनाया गया बैल। ठीक है। शंख मीन्स जो एक उपकरण होता है, एक धातु न करके पत्थर टाइप का होता है, उसको शंख बोलते हैं। ठीक है। यूज किया जाता था। उसके उर्वरता की देवी मतलब यहाँ पे एक ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जो कि एक महिला है जिसके पेट में से वहाँ से कुछ पौधे निकल रहे हैं, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उर्वरता की देवी कहा जाता है। ठीक है। ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं।
यहाँ पे ईंटे के भवन प्राप्त हुए थे, इसका मतलब ईंटों के चबूतरे तो प्राप्त होंगे इस यहाँ पे दोनों पर। जितने भी स्थल हैं लगभग हर स्थल में दुर्गीकृत था। दो नगर थे, एक ऊंचे वाले नगर होते थे, ऊपरी नगर होते थे, और एक निचला नगर होता था। ठीक है, इस तरह के नगर प्राप्त होते थे। यहाँ की जो लोग रहते थे, तो ऊपर वाले पे तो कौन रहते थे, आपके शासक वर्ग, और नीचे में आम मानव। ठीक है, जैसे जिस तरह के आप देख सकते हैं कई जगहों पर जो कामगार थे, कृषक वर्ग थे, मजदूर थे, उनके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बेटे बात करेंगे आगे। इसके बाद समाधि एक प्राप्त हुई R37 कब्रिस्तान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राप्त हुआ है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से। बाकी हम हो सकता है इन सब का जितने स्थल हैं इनका जब हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर जानना है मैपिंग के जरिए, तो जब मैपिंग हम कराएंगे पूरा ये इतिहास का, उसमें हम एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं थी तो इसलिए हम मैपिंग के बता नहीं सकता हूँ, बट ये है कि सारे हमने बता दे रहा हूँ। यदि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ किस जिले में है और किस क्षेत्र में है, तो आप इतना आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्थल कहाँ से, साइट कहाँ प्राप्त हुई है। आर यू गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ गेहूँ और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। पीतल का बना हुआ इक्का प्राप्त हुआ है, और बर्तन के बने हुए मछुआरे का चित्र भी प्राप्त हुआ है। 2 टीला का साक्ष्य, 2 टीला का साक्ष्य मतलब वही ऊपरी और निचला नगर। ठीक है, इस तरह की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोथल। लोथल एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह नगर था, बंदरगाह गोदीवाड़ा भी कहा जाता है इसको। काफ़ी ये महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। इसकी जो प्राप्ति हुई है, खोज हुआ है 1957 AD में। अहमदाबाद गुजरात में लोथल पड़ता है। भगवा नदी है, भगवा नदी के किनारे लोथल है। ठीक है, रंगनाथ राव नाम का रंगनाथ राव नामक एक उत्खननकर्ता इतिहासकार ने इसका खोज किए थे। ठीक है, फारस की मुद्रा, फारस मतलब ईरान इराक, जो मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता है, उन सभ्यताओं से काफ़ी फली फूली, काफ़ी अच्छा नगर था, सुव्यवस्थित ढंग से था, सुसज्जित ढंग से था। ये हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो या इंडस सभ्यता। वहाँ पे ग्रामीण सभ्यता ज़्यादा थी, बट यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता से ही नगरीकृत हुआ है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। कुछ लोगों का कहना है जो देसी उत्पत्ति के इतिहासकार हैं। विदेशी उत्पत्ति के कहने का जो इतिहासकार है वो कहते हैं सुमेरियन सभ्यता से, क्योंकि इस तरह के जो साक्ष्य प्राप्त हुए आप देख सकते हैं। फारस के मुद्रा, सील, मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सील मतलब मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो ऐसा माना जाता है यहाँ व्यापारिक लेन देन होता होगा। हाँ बिल्कुल, लेन देन होता होगा लोथल से। ठीक है, और पक्के रंग के पात्र प्राप्त हुए हैं, पके हुए रंग के रंगीकृत किया गया है। धान के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, आपके लोथल से। घोड़े के लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की बनी हुई घोड़े जैसा मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े से ये लोग परिचित थे, बट घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। घोड़े के सर्वाधिक मात्रा में उपयोग आपको वैदिक सभ्यता में देखने को मिलेगा, और ये लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। इंडस सिविलाइजेशन में इनकी विशेषताओं में ये आप नकार सकते हैं, लोहे से भी परिचित नहीं थे, कांसे से, चांदी से, तांबा से, इन सब चीज़ों से ये लोग परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के लोग। और 3 युगल समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस तरह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमने अब नेक्स्ट स्थल बात करेंगे चनुदड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में, सिंध प्रांत के पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है चनुदड़ो। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है 1921 ईस्वी में। ठीक है, और गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज किए थे। ठीक है, चनुदड़ो के यहाँ की जो साक्ष्य हैं, मेन इम्पोर्टेंट साक्ष्य हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही स्थल की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत सारे स्थल हैं यहाँ पे, मतलब ये मान के चलते हैं कि आज के समय में कम से कम 2000 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं इंडस सिविलाइजेशन, और मैक्सिमम स्थल जो है भारत में प्राप्त हुए, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, भारत के जो स्थल प्राप्त हुए हैं
वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आपका राजस्थान, पश्चिमी यूपी और गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में प्राप्त हुए। ठीक है, हम बात करते हैं मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है कहाँ से? जमुधड़ों से। और कारखाना के साथ साथ भट्ठी यहाँ प्राप्त हुए। मनका मतलब जिस तरह का एक टाइप का मिट्टी का बनाए जाते थे। ठीक है, अलंकृत हाथी, ऐसा एक हाथी प्राप्त हुआ है जो डेकोरेट किया गया है, अलंकृत किया गया है। इस तरह के साक्ष्य भी हाथियों पर प्राप्त हुए। खिलौने के साक्ष्य प्राप्त हुए मिट्टी के और ब्रॉन्ज के, दोनों के बनाए हुए। ठीक है, लिपस्टिक के साथ यहाँ पे सौंदर्यता के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। लिपस्टिक, काजल, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए। वक्राकार ईंट के प्राप्त हुए हैं। वक्राकार मीन्स जो वृत्त का आकार होता है। ठीक है, इस तरह के साक्ष्य ईंटों को प्राप्त। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह प्राप्त हुआ है यहाँ से, चनोदड़ों से। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी चीजें हमने बताया जो एग्जाम के दृष्टि से प्राप्त, तो बहुत सारे यहाँ हर स्थल से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है, लेकिन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो सके और संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने ही साक्ष्यों का हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। बाकी अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप ऑप्शनल क्लास या मेंस के क्लास में आप ज्वाइन होइए, हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए संघर्ष IAS, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया से जाकर। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया गया है, आप कहीं से वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर भी दिया गया है, उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, और हम बात कर रहे थे जमुधड़ों की। ठीक है, दिल्ली के गोपाल मजुमदार नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्थल है इंपॉर्टेंट, कालीबंगा। ये हनुमानगढ़ राजस्थान और घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है कालीबंगा। 1951 में अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने इसका खोज किया है। ठीक है, यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य है जूते हुए खेत। जूते हुए खेत का अगर कहीं पूछे एग्जाम में, कि ये पूछा हुआ है कई बार, जितने भी स्थल नहीं, सारे एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, स्टेट PCS के या UPSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज ज़रूरत है तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, जरूर हम जवाब देंगे। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है काफ़ी ज़्यादा बड़े व्यापक पैमाने पर कालीबंगा से। पक्की ईंटों का आयताकार गर्त प्राप्त हुआ। गर्त बताया था मैंने किस तरह के होते हैं, कि गर्त में लोग ऊपर से ढक देते हैं, नीचे जमीन को खोद कर रहने का स्थान जो होता है इस तरह के वहाँ पे, तो उसे गर्त कहते हैं। सेलखड़ी और मिट्टी के मुहरे प्राप्त हुए। सेलखड़ी एक प्रकार का पत्थर होता है और मिट्टी के बने हुए मुहरे प्राप्त हुए। विद्वान के टुकड़े प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। कच्चे ईंट भवन निर्माण के लिए, पक्की ईंट नालियाँ, कुआं, स्नानागार के लिए प्राप्त हुए। तो यहाँ पे जो नालियाँ, कुआं, स्नानागार हर एक स्थल में, हर एक साइट, जितनी भी साइट है वहाँ के रहने वाले हर एक घर में इस तरह की व्यवस्थाएं होती थी। नालियाँ होती थी, कुआं होता, स्नानागार होता, रसोई घर होते थे। यहाँ तक कि खिड़कियों को यूज कम किया गया है, बहुत कम मात्रा में कहीं देखने को मिलता है। खिड़कियाँ हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से नहीं यूज किया गया, लेकिन झरोखे, वेंटिलेटर का यूज किया गया था। वेंटिलेटर से हवाएं आती थी और प्रकाश आने का काम करता था। ठीक, इस तरह की चीज़ें। सीढ़ियों का यूज किया गया है जहाँ पे 2 मंजिले इमारतें थी। आर यू गेटिंग? ठीक है, हम बात करिए कालीबंगा के। अमलानंद घोष और ब्रजवासी ने इसका खोज किया था और क्या क्या प्राप्त हुए थे इन सब के बारे में। नेक्स्ट स्थल जो है धौलावीरा है, इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात के कच्छ जिले में प्राप्त हुआ। धौलावीरा को हाल ही में उससे यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट साइट है, आपको याद करना, और ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, और पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा। 1967-68 में ये लूनी नदी है। लूनी नदी ये राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के जो अरावली पर्वत है वहाँ से निकलती है और जाकर कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ये पूरे समुद्र में पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, आंतरिक स्थल पर ही, स्थल में ये समाहित होती है लूनी नदी। ठीक है,
यहाँ से विशाल जलाशय प्राप्त हुए हैं, उन्नत जल प्रबंधन प्राप्त हुए हैं। जल का किस तरह से प्रबंधन किया जाए, चाहे बारिश के जल हो या किसी प्रकार के जल हो, बाढ़ के, तो इस तरह के। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो शिलालेख प्राप्त हुआ है हड़प्पा लिपि के। हड़प्पा लिपि के 10 प्रकार के चिन्ह वाले ऐसे शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। नगर, यहाँ पे नगर जो थी, हर जगह नगर कैसी थी, हमने बात किया 2 भागों में थी, या ऊपरी नगर थी या निचला नगर था। दुर्गीकृत था, गढ़ी वाले टाइप के थे, या तो फिर आपके निचला नगर आम मानव के थे। आर यू गेटिंग? बट यहाँ पे जो नगर प्राप्त हुए 3 तरह के थे, किला वाले थे, मध्य नगर थे और निचला नगर थे। यहाँ पे इस तरह के नगर प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के बड़े बड़े साक्ष्य प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने बता दिया। बाकी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे भी असनानगर, अन्नागर के बहुत बड़े बड़े चीजें प्राप्त हुई। और बेटे इसकी खोज थे जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था धौलावीरा का। ठीक है, क्योंकि एक स्थल कोई होता है एक्चुअली, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी साइट होती है, किसी एक महोदय साहब ने, जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षक के महोदय होते हैं, उनके नेतृत्व में कुछ इतिहासकारों विद्वानों द्वारा ने स्थल की खुदाई किया। कुछ समय तक खोदें, इसके बाद उत्खनन किए, इसके बाद फिर छोड़ दिए। कोई महोदय दूसरा आकर उस कुछ सालों बाद, 10 साल 15 साल बाद, इस तरह के डेटा में कहीं आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। हम वो डेटा उठाए हुए हैं जो एग्जैक्ट है। नेट पे सर्च करेंगे वो चीज़ें एग्जैक्ट मिलेगी, इस एनसीईआरटी में सर्च किएंगे वो एग्जैक्ट मिलेगी। बाकी आपको कुछ किताबों अलग अलग डेटा का यूज किए होंगे जो उनके उत्खनन करता है या इनके वर्ष, तो आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए। जो एग्जैक्ट डेटा है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो किसी डेटा को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर, आप डायरेक्ट नेट पे जाइएगा, सर्च करिएगा, जो भारत सरकार की वेबसाइट होगी वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी, या इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, वहाँ से चीज़ें लगभग ठीक रहती है। ठीक है, या तो फिर आप एनसीईआरटी बुक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है लगभग ढूंढेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल है सुरकोटदा है। 1964 AD में सुरकोटदा जो पड़ता है कच्छ में पड़ता है, गुजरात में, सरस्वती नदी के किनारे। इसकी जो खोज किए थे जगपति जोशी साहब। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से, कब्रिस्तान के साक्ष्य, कलश समाधान के साक्ष्य, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। नगर जो थे 2 दुर्गीकृत भाग थे, ऊपरी नगर और निचली नगर। लगभग हर एक स्थल में वहाँ के जो नगर थे इस तरह की थे। ऊपर महाराजा, क्योंकि ऊपरी नगर में ये होता था, दुर्गीकृत होता था, सुरक्षित होता था। बाढ़ के पानी से या किसी तरह का अटैक हो तो ऊपर होते थे, पहाड़ टाइप के, मतलब थोड़े से ऊंचाई पे होते थे, पहाड़ टाइप नहीं ऊंचाई पे होते थे। इस तरह के नगर बनाए जाते थे। निचले नगर में आम मानव जनमानस रहते थे। ठीक है, इस तरह की चीजें होती थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्थल है बनवाली है, हिसार हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ इसकी जो खोज की है बनवाली की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। ठीक है, 1973 AD में। हो सकता है आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट समझ नहीं आती हो या स्पष्ट न हो रहा हो, लेकिन हमारे द्वारा बोला गया कि आप उसे नोट डाउन करें, अपना नोट्स बनाएं, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। अगर एक बार रिवीजन करके जाएंगे किसी भी एग्जाम में, प्रीलिम्स के किसी भी एग्जाम में, फैक्चुअल सारी चीज़ें इससे बाहर नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताते चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आप किताबों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने तो बता दिया। यदि हमारे कॉन्सेप्ट बेस से सुन लेते हैं तो आपको किताबें पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। जो 4 घंटे लगेगी या 10 घंटे लगेगी वो आप 1 घंटे 2 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, लाजवर्द एक पत्थर होता है कार्नेलियन, जिनके मनके प्राप्त हुए हैं यहाँ से बनवाली से। हल्की आकृति के खिलौने प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तांबे का बड़ाग, मतलब बाड़ जो होता है, बाड़ मतलब एरो इंग्लिश में बोलते हैं। तांबे का एरो प्राप्त हुए हैं। मोहरे और बटखरे प्राप्त हुए या बनवाली से, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल है
इम्पोर्टेंट रोपड़ है। रोपड़ ये पंजाब में रूपनगर एक स्थान है, वहाँ पे स्थित है। 1955 AD में आपके ये यज्ञ दत्त शर्मा ने इसका खोज किया था या उत्खनन किया था। सतलज नदी के किनारे है रोपड़, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई सारे अच्छे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एग्जाम में पूछा हुआ है। कई छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट आपको स्थल पूछ लेंगे, उसकी नदियों के बारे में पूछ लेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है, और या तो उत्खनन करता पूछ लेते हैं। ठीक है, आप इतने से भी छोटे एग्जामों में काम चला सकते हैं। जैसे जो SSC है, यहाँ तक यूपी PCS या BPSC के एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट 4-5 स्थल दे देंगे, उनके सामने उनके नदी दे देंगे, आप उसके मिलान करिए, मैच करिए, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और गेटिंग, हम बात कर रहे थे रोपड़ नगर कहाँ पे है? रोपड़ है रूपनगर पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ से सेलखड़ी की मुहर प्राप्त हुई है। सेलखड़ी एक प्रकार की पत्थर होती है, ठीक है, और चर्ट के बटखरे, तांबे के बड़ाग्र, तांबा का एरो, ठीक है, कॉपर का, कुल्हड़ी प्राप्त हुई है। मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बनाए हुए मृदभांड तरह तरह के प्रकार के। छुरा प्राप्त हुआ है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जो संस्कृतियां हमने देखा बुर्जोहोम से प्राप्त हुई है, नौपाषाणकालिक स्थल थे, वहां पे भी मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। वही संस्कृतियां यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रोपड़ जो कौन से इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक स्थल है। ये मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया के साक्ष्य प्राप्त हुए। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा राखीगढ़ी, हिसार में पड़ता है। हिसार एक जिला है, हरियाणा में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे है। 1969 ईस्वी में AD में, ठीक है। इसके जो खोज करता है या उत्खनन करता है सूरजभान थे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट स्थल प्राप्त चीज़ें प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुई, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्थल है 1958 AD में दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद हमने बात किया था, ये तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्थल तो है ही है। हमने इसके पहले भी बात किया था। दैमाबाद ताम्र प्रसारिक स्थल भी है और पुरातात्विक भी स्थल है। दैमाबाद से काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त हुई है इस स्थल से। इसकी सबसे पहले उत्खनन जो हुआ था 1958 में, ये हैं BP बोपार्डिकर नाम के व्यक्ति हैं। इसके बाद कई बार इस स्थल के उत्खनन हुआ और अलग अलग प्रकार के इतिहासकारों द्वारा उत्खनन किया गया। आप बहुत ज़्यादा डेटा पे मत जाइएगा। डेटा जो हमने उठाया हूँ ये नेट के जरिए से और इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया पे प्राप्त हुआ है वहाँ से, ठीक है। इसके अलग अलग किताबों अलग अलग हो सकते हैं इनके नाम, बट हमने जो नेट से या किसी न्यूज़पेपर में था तो वो चीज़ें यहाँ से उठा लिया हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट इसके। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, परवरा नदी के किनारे। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मनुष्य चलाता हुआ इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक प्रकार का जानवर है साड़, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए, बैल टाइप होता है, ठीक है। गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से। संदोलिप के मुहर प्राप्त हुए हैं यहाँ से दैमाबाद से। और कांस्य मतलब ब्रांज के बहुत सारे उपकरण प्राप्त यहाँ से हुए हैं दैमाबाद से भी, ठीक है। मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तस्तरी प्राप्त हुए हैं, प्याले प्राप्त हुए, इस तरह के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं दैमाबाद से। कांस्य युग में यहाँ से कांस्य की बनाई हुई कई सारे उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। नेक्स्ट स्थल जो है रंगपुर है, अहमदाबाद गुजरात में। मादर नदी है, मादर नदी के किनारे है अहमदाबाद में, गुजरात में रंगपुर। 1931 AD में। और रंगपुर का जो ये 1931 AD है, हर किताबों में कहीं कहीं अलग अलग साक्ष्य मिलेगा। हमने जो ये एग्जैक्ट डेटा उठाया हो या तो NCERT बुक से है या तो फिर वो नेट से, ठीक है। तो ये यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए रंगपुर से, इसके खोजकर्ता जो रंगपुर के हैं माधव स्वरूप वत्स,
कहीं कहीं जगहों पे अलग अलग चीज़ें दिया है। सबसे पहले माधव स्वरूप बॉस ने ही स्टार्ट किया था। इसके बाद 1950-51 के बाद कई बार यहाँ से रंगपुर से क्या हुआ, उत्खनन हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए रंगपुर से, ज्वार बाजरा, इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही। हर एक टॉपिक में, हर एक क्षेत्र में आप विशेषज्ञ बन सकते हैं, उसके लिए हजारों किताबें मिल सकती हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना, हमें तो अपना टारगेट, इसके बाद फिर विद्वान बनिए, जितना चाहे उतना। आप किसी चीज़ में से यूपीएससी या पीसीएस की कोई भी एग्जाम अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देखिए और उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। यदि उसने पूछा हुआ है कि यहाँ तक स्थल की ये चीज़ें, तो उसी के आसपास चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा नहीं जाता। कुछ भी पूछ ले कि मोहनजोदाड़ो को लोग 10 बजे कौन से खाना खाते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, शासक वर्ग कौन सा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको पता है आज के समय में हमारे जो शासक दल हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको आज इस टाइम में आप मीडियम देखेंगे, मीडिया वाले बता देते हैं वो खाते कब हैं, जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं। लेकिन यूपीएससी कभी नहीं क्वेश्चन पूछता। कभी पूछता है कि 1 बजे उनका कार्यक्रम कब था, 30 तारीख का, आज जो भी डेट है, इस डेट का प्रधानमंत्री जी क्या किए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। जो कि आपको एक्चुअल फैक्ट, एग्जैक्ट फैक्ट मिल सकता है, वो भी हमारे मीडिया भाई द्वारा। जिस तरह से मीडिया भाई उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, बल्कि समाज की बड़ाई, समाज की जो खामियां हैं, समाज में जो भी कमियां हैं, उसको दिखाने से नहीं, बल्कि उनकी जो खाते हैं, पीते रहते हैं, कैसे जाते हैं, वो सब ज़्यादा दिखाने को दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, मीडिया पे हम बाद में बात करेंगे। हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक। हमने बात कर लिया दैवाबाद, रंगपुर के बारे में बात कर लिया, माधव सरोवर जो चीज़ें प्राप्त हुई। लास्ट का एक स्थल है सूतकांगडोर, जो पश्चिमी इंडस सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पड़ता है। दास्क नदी है, उसके किनारे पड़ता है। ये सूतकांगडोर माना जाता है। इसका उत्खनन करता जो है सर मार्क आरेल स्टाइन करके व्यक्ति हैं, उन्होंने खोज किए थे। और ये एक बंदरगाह मतलब गोदीबाड़ा, इस तरह का बंदरगाह माना जाता है सूतकांगडोर को। और मानव अस्थि और राख से भरा बर्तन भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। बेबीलोन जो पड़ता है आपके इराक में पड़ता है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहाँ पे बेबीलोन सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता, सीरियक सभ्यता, उन सब सभ्यताओं में डिवाइड हुआ है। बेबीलोन की सभ्यता से प्राप्त व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, क्योंकि ये आपके बलूचिस्तान, ईरान के आसपास क्षेत्रों के पास ही पड़ता है आपका सूतकांगडोर। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल थे यहाँ के, जो उत्खनन करता थे और कौन सी नदी के किनारे थे, और आधुनिक समय में वो स्थल कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे हैं, और डेट कब उत्खनन किया गया था, और महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट है साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उन सब पे हम बात की। और इसी के जरिए, इसी साक्ष्यों के जरिए हम इनके समाज देखेंगे, इनकी नगन प्रणाली देखेंगे, इनका आर्थिक व्यवस्था देखेंगे किस तरह के था, इनकी धार्मिक व्यवस्थाएं किस तरह थी, किस स्थान पे किस तरह की इनकी धार्मिक व्यवस्थाएं थी, धार्मिक भावनाओं थी। ये सब सारे साक्ष्य हम यहाँ पे देखने को मिलता है स्थल से, अलग अलग स्थलों से। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो इन्हीं सब स्थलों के जरिए यहाँ के समाज, हाँ, उत्खनन उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे, जो विदेशी साक्ष्य थे और जो देसी साक्ष्य किस तरह से इनका। इसके बाद फिर हमने इनके समाज, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, ये सब देखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि पतन। हो सकता है 1-2 वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं यार दोस्त।
आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारी टीम के लिए कहीं ना कहीं उत्साह हो जाता है, एक जोश हो जाता है, जुनून हो जाता है। हम आपको जोश जुनून देने के लिए आए हैं ना यार, हम पर विश्वास तो करो। हमने मेहनत किया, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत किया है कई सालों लोगों ने, और हो सकता है छोटी छोटी कमियों के कारण से लोग 1-2 नंबर से बाहर होंगे, किसी ने मेंस, किसी ने इंटरव्यू। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग सही चीज़ें, हम भी एक स्टूडेंट थे, आज टीचर बने हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सीख कर आए। जब इंसान हर एक तवज्जा जिसको बोलते हैं या अनुभव सीख के आता है ना, वो सही अनुभव आपको देने की कोशिश करता है। ओके, तो हम इसी वाड़े के साथ विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।